तो स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी में स्वागत है आप सभी लोगों का। और बधाई के पात्र हो आप। किस बात के लिए हो बधाई के पात्र? ऐसा क्या कर लिया तुमने जिंदगी में है? तो जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए जो निर्णय लिया है, ये अपने आप में व्यक्ति जो है वो बधाई का पात्र होता है इसके लिए कि जब हमने सामान्य जीवन जो है नहीं जिया जाएगा, उसके अलावा कुछ नया प्रयास करेंगे, प्रयास करके अपने पुरुषार्थ के बल पर या अपने मेहनत के बल पर कुछ जो है नया क्रिएट करेंगे। अपने भाग्य का विधाता स्वयं बनेंगे। अपने भाग्य का निर्माण कौन करेगा? या भाग्य में जैसा लिखा है वो चुपचाप स्वीकार कर लेंगे क्या उसको? नहीं, उसको स्वीकार नहीं करेंगे। अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करेंगे। और भाग्य का निर्माण कैसे होता है? व्यक्ति अपनी मेहनत से करता है, अपने विचारों से करता है, अपने निर्णयों से करता है। जैसे जैसे हम निर्णय लेते हैं वैसे वैसे हमारे भाग्य का निर्माण जो है वो होता जाता है। और इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा निर्णय लेता है कि मुझे जिंदगी में कुछ अच्छा करना है, तो वो हमेशा ही बधाई का पात्र है। वरना तो सामान्य जीवन तो सब जी रहे हैं। नीचे जाने के लिए कोई बहुत ज्यादा प्रयास करने का जरूरत नहीं होती। फिसलने के लिए कोई खोज बहुत ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं होती। प्रयास किसके लिए होती है? ऊपर उठने के लिए, खड़े होने के लिए जो है प्रयास करने की आवश्यकता होती है। और वो प्रयास बहुत कम ही लोग कर पाते हैं, ऐसा सोच ही कम पाते हैं। तो इसलिए अगर तुमने ये सोचा है तो इसलिए बधाई के पात्र हो। लेकिन सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा। हमारी जो सोच है वो किस में कन्वर्ट हो? कार्य शक्ति में भी कन्वर्ट हो। और कार्य जो है वो कोई छोटा नहीं है। जो तुमने बीड़ा उठाया है वो बहुत सोच समझ के उठाया होगा। सोच समझ के उठाया ना? तो ऐसे कोई दबाव में तो नहीं आया कि घर वालों ने जबरदस्ती भेज दिया है? खुद की मर्जी से तैयारी कर रहे हो ना? हाँ, तो खुद की मर्जी से तैयारी कर रहे हो तो ये तैयारी क्या है? ये छोटी नहीं है, तैयारी बहुत लंबी है। इस तैयारी के अंदर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग नहीं चाहिए। तुम्हारा दिमाग बहुत तेज चलता हो, आईक्यू बहुत तेज है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आवश्यकता किस चीज की है? सिंसेरिटी की आवश्यकता है। सिंसेरिटी की आवश्यकता जो है वो निश्चित रूप से रहेगी। रेगुलरिटी की आवश्यकता निश्चित रूप से रहेगी कि व्यक्ति जो है रेगुलरली लंबे समय तक पढ़ सके। बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूं, बहुत ज्यादा मुझे याद भी नहीं होता है, इससे कोई बड़ी समस्या नहीं होने वाली। मुझे याद नहीं रहता तो याद होने लग जाएगा। दिन की मुझे एक ही बात याद रहती है, तो हाँ आज एक याद रही है, कल दो होगी, फिर तीन होगी, फिर चार होगी, धीरे धीरे चीजें जो है वो बढ़ती जाएगी। लेकिन ये कब होगा? जब लंबे समय तक व्यक्ति कार्य करेगा। तो इसलिए अपने साथ साथ में उस धैर्य को बनाए रखना कि हमें लंबे समय तक कार्य करना है। और लंबे समय तक कार्य करना है तो उसके टिके रहना है। इस चीज को जो है ऐसे नहीं कि भाई 2 दिन के अंदर आप ये सोचो कि ना 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 ना, अरे यार मैं कुछ और कर लूँ। अगर ये काम करना है तो फिर ये काम कैसा होगा? लंबा होगा। और इसमें इंटेंसिटी से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होगी कि तुम कितने ज्यादा घंटे पढ़ते हो। वो जितने कितने ज्यादा घंटे पढ़ते हो ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? कितना रेगुलरली पढ़ते हो। अगर रेगुलरली पढ़ रहे हो तो दिन के भले ही जो है वो व्यक्ति, जैसे कोचिंग के अंदर अभी शुरुआत में तुम्हारे 4 घंटे हैं, बाद में 6 हो जाएंगे। तो उसके बाद में व्यक्ति उसके बाद में अगर और 4-5 घंटे और पढ़ ले, तो उसके बाद 6 के बाद 5 घंटे और पढ़ ले, तो इतना सफिशियंट है। लेकिन वो 5 घंटे कैसे होने चाहिए? रेगुलर। दिन के 20-20 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। 5 घंटे पढ़ लो, उससे काम निकल जाएगा। 20 घंटे पढ़ लिया, 2 दिन तो 20 घंटे पढ़ लिए, सोए भी नहीं, पढ़ ही रहा हूँ। फिर बाद में ऐसे सोए कि एक हफ्ता कब निकल गया, सोते सोते ही निकल गया, पता ही नहीं लगा। तो ऐसे फिर काम नहीं चलेगा। ये काम जो है वो इंटेंसिटी का काम नहीं है। इसका काम है ये रेगुलरिटी का काम है, सिंसियरिटी का काम है। लंबे समय तक ये कार्य करना होता है। इसलिए कई इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो यहाँ पर फेल हो जाते हैं। बहुत सारे IITN है, वो नहीं निकाल पाते। कॉलेज के टॉपर्स हैं, कॉलेज में टॉपर थे, स्कूल में टॉपर थे, लेकिन एग्जाम नहीं निकला। और जो लोग कॉलेज के अंदर स्कूल में फेल हो गए थे, 10वीं में फेल हो गए, 12th में भी फेल हो गए, फिर ग्रेजुएशन भी जैसे तैसे ही की, और फिर होश संभाला कि नहीं यार अब जिंदगी में कुछ करना है, और उन्होंने ये कार्य बहुत आसानी से कर लिया। क्यों कर लिया? सिंसियरिटी के कारण। उस सिंसियरिटी के कारण और उस रेगुलरिटी के कारण व्यक्ति जो ये कार्य कर लेता है। ठीक है। तो चलो, अब अपन आज जो पढ़ेंगे वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो इकोनॉमिक्स होती क्या है? देखो, इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट हमारे जीवन के केंद्र से जुड़ा हुआ है। हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ अगर कोई सब्जेक्ट है तो वो कौन सा है? इकोनॉमी। हम सुबह शाम जीते हैं किसके लिए? क्या जीते हैं हम? इकोनॉमी को ही जी रहे हैं। तो भाई तुम यहाँ आए हो, क्यों आए हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग करने के लिए। मैं यहाँ आया हूँ, क्यों आया हूँ? ज्ञान देने आया हूँ क्या? मैं अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग करने आया हूँ। बाहर जाओ, रोड पे देखो, इतने लोग भागदौड़ कर रहे हैं। क्यों भागदौड़ कर रहे हैं? हर व्यक्ति अपनी अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग करना चाहता है। इतनी ठंड है,
मतलब अभी अब तो फिर थोड़ी कम हो गई, पर बीच में बहुत ज्यादा ठंड थी। उसके अंदर भी कई लोग जो है वो रातों ही घूम रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग करने के लिए। तो जिंदगी जो चलती है वो किससे चलती है? वो इकोनॉमी से चलती है। इसलिए इकोनॉमी हमारे जीवन का केंद्र है। हमारे लाइफ का जो केंद्र है, वो लाइफ का केंद्र क्या होता है? इकोनॉमी होती है। और इकोनॉमी इसलिए हर व्यक्ति को आनी चाहिए। और वैसे तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हर आदमी को इकोनॉमी आती है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि हर व्यक्ति को इकोनॉमी आती है कि नहीं आती है? तो में से कितने लोग हैं जिनको इकोनॉमी आती है? कोई भी नहीं है ऐसा। एक आदमी कह रहा है जिसको इकोनॉमी आती है, बाकी लोग। ऐसा थोड़ी होता है तुमको इकोनॉमी आती है। सुबह शाम जी रहे हो, आए ही नहीं ऐसे तो बिना आए हुए कैसे जी लोगे? तो तुमने ऐसा कभी किया है कि कहीं पर किसी जगह पर चाय पी और 10 रुपए की चाय थी और 50 रुपए थमाए? ऐसा किया है क्या कभी? नहीं किया ना ऐसा। या फिर जो है वो तुमने 50 रुपए दिए, 10 रुपए की चाय थी, अगले व्यक्ति ने 40 रुपए नकली नोट दे दिए और तुम लेके घर आ गए, जो हो गया हिसाब हो गया, हो गया। ऐसा हुआ है क्या? किसी आदमी को जो है 10,000 रुपए दिए थे, उसने 5,000 रुपए वापस लौटा दिए और कहा कि अपना हिसाब हो गया पूरा। ऐसा हुआ कभी? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुम्हें इकोनॉमी आती है। अगर इकोनॉमी नहीं आती होती तो जिंदगी में ये सारे कार्य नहीं कर पाते। इसलिए इकोनॉमी अपन को जो है वो आती है, बचपन से ही आती है। छोटे बच्चा भी होता है ना, उस बच्चे को भी इकोनॉमी आती है। बच्चे को भी यूं रिश्तेदार आए और वो रिश्तेदार उसको अगर कोई नकली नोट दे जाए वापस जाते टाइम, तो बच्चा समझ जाता है कि ये दूर के रिश्तेदार है, ये अपने ढंग के रिश्तेदार नहीं है। क्यों समझ रहा है वो? वहां से कहां से समझ रहा है ये? क्योंकि उसको भी इकोनॉमी आती है। उसको भी पता है सही नोट कौन सी है और गलत नोट कौन सा है। तो अब जब हमको सबको आती है इकोनॉमी, हम बचपन से ही जानते हैं, बचपन से इसको जी रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सुबह से शाम तक आप जो इकोनॉमी को ही जी रहे हो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ही कर रहे हो, आर्थिक गतिविधियां ही जो है वो कर रहे हो। तो हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज इतनी सारी कर रहे हैं, फिर हमें पढ़ने की जरूरत क्यों है? तो ये लगभग वैसा है कि जैसे अपन हिंदी भाषा है। अब हिंदी भाषा अपन बोलते तो है, लेकिन फिर भी अपन को जो है वो हिंदी पढ़नी पड़ेगी। अपन व्याकरण पढ़ेंगे, व्याकरण को पढ़ेंगे, संधि पढ़ेंगे, समास पढ़ेंगे। ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? जब हम सुबह शाम बोल ही रहे हैं तो फिर क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमने कभी उसके ऊपर उतना ज्यादा गहराई से विचार किया नहीं। ये सब ये शब्द बनाए तो ये शब्द ऐसे ही कैसे बनाए? विद्यालय विद्यालय बोलते तो है, परंतु ऐसा थोड़ी विद्या और आलय दो अलग अलग है। बाद में जब पढ़ते हैं तो पता लगता है कि अच्छा रे यार, ये तो दो और थे। इसमें विद्या अलग है और आलय और है, और इस आलय को तो कहीं लगा दो तो वो कुछ और देवालय बन जाएगा, तो देवताओं के लगा दो तो देवालय बन जाएगा। तो इसलिए ये शब्द जो है, शब्दों का प्रयोग अब आप सीख गए। कहां से सीखा ये? उस व्याकरण को पढ़ने से। क्योंकि पहले हम यूज तो कर रहे थे, लेकिन हमने उसके ऊपर उतना विचार नहीं किया था। तो इकोनॉमी अपन पढ़ेंगे तो है तो गतिविधियां तो ऐसी है जो हमारे आम जीवन से जुड़ी हुई है। तो इकोनॉमी में कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए तो व्यक्ति को अपने खुद के जीवन के ऊपर लागू कर लेना चाहिए कि मेरे जीवन में आसपास में कौन सी घटनाएं जो है वो घटित हो रही है, और उससे आपको कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ जाएगा। तो इसलिए आर्थिक गतिविधियां हमारे आसपास में है, लेकिन हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं? पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि अभी तक अपन ने इसके ऊपर कोई गहराई से विचार नहीं किया है। कि हमने अभी तक ये विचार नहीं किया ना कि भाई जैसे अब नोट है, तो नोट तो देखा ही है तुम। तो ये नोट आरबीआई जारी करती है। इस पे नोट पर हस्ताक्षर है किसके? आरबीआई की। ये क्या होती है आरबीआई? ये गवर्नर होता है। कौन नियुक्त करता है इस गवर्नर को? ये गवर्नर ही क्यों करता है? अपन खुद का नोट जारी कर दें तो अपन कहेंगे हमारा भी एक नोट चलेगा और हम उसके ऊपर हस्ताक्षर कर दें, मैं धारक को इतने रुपए देने के वचन देता हूं। वचन ही तो देना है। तो वचन देकर अपन काम कर दें तो क्या अपना नोट चल जाएगा क्या? स्प्रिंग बोर्ड का एक नोट हो, वो मार्केट में चल रहा है, ऐसा चल सकता है क्या? तो ये आरबीआई क्या होती है? ये आरबीआई नोट जारी क्या, और ये नोट ही जारी करती है और भी काम करते हैं? ये आरबीआई वाले और भी कोई काम करते हैं या सिर्फ एक ही काम करते हैं? और काम करते हैं कि नहीं करते? फिर ये कई कई बार सुनते हैं यार ये शेयर मार्केट गिर गया, शेयर मार्केट चढ़ गया, ये आदमी शेयर मार्केट में बर्बाद हो गया। ये होता क्या है शेयर मार्केट? तो शेर वेर है क्या वहां पे? शेर है कोई टाइगर है क्या है? तो अब ये मार्केट कहाँ होता है? ये मार्केट कैसे काम करता है? इसको कौन रेगुलेट करता है? इसमें क्या क्या टर्म्स होती हैं? इस मार्केट की हमको जरूरत क्यों पड़ती है? इन बातों पर अपन ने विचार नहीं किया। अभी कुछ दिनों पहले सरकार का बजट आया था। केंद्र सरकार ने बजट दिया और राज्य सरकार का भी बजट आया आया था ना। 8 तारीख को जो है राज्य सरकार का बजट आया और 1 तारीख को केंद्र सरकार का बजट आया था। तो अब ये बजट आता, तो ये बजट क्या होता है? ये बजट कौन पेश करता है? क्यों पेश करते हैं? क्या पेश करते हैं उसके अंदर? उसमें क्या देखा जाना चाहिए? मैंने तो बजट सुना, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया वो क्या बोल रहे हैं, क्या भाषा बोल रहे हैं। कुछ एक योजनाएं योजनाएं जरूर थोड़ी बहुत समझ में आई कि हाँ ऐसी कोई योजना होने वाली है। बाकी तो कई कई तो ऐसे शब्द है जो अपन को समझ में नहीं आए। तो ऐसा क्या है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा? ऐसी कौन सी शब्दावलियां हैं जो अपन को समझ में नहीं आ रही?
तो वो इसका अर्थ है कि उसके बारे में अभी तक अपन ने खास चिंतन नहीं किया, और हम यहां बैठकर क्या करेंगे, वो चिंतन ही करेंगे, वही चीजें समझने की कोशिश करेंगे कि ये आसपास के अंदर जो इकोनॉमी चल रही है वो इकोनॉमी किस प्रकार की है। तो इकोनॉमी का अगर डेफिनेशन, अब देखो, अब क्योंकि अपन को बहुत सारी चीजें समझनी है इसके अंदर, तो कुछ चीजें अपन ऐसी पढ़ेंगे जिनकी हो सकता है सीधे उसका सिलेबस से कोई लेना देना है ही नहीं, कुछ चीजें ऐसी पढ़ेंगे जिसका सीधा सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है। तो सब सिलेबस से लेना देना नहीं तो फिर क्यों पढ़ रहे हैं, फिर क्यों पढ़ रहे हैं उसको? वो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जिन चीजों का सिलेबस से लेना देना है उनको समझने के लिए उस नींव की जरूरत है। बेसिक फाउंडेशन अगर क्रिएट नहीं हुए तब हम जिन चीजों को हमें समझना है उन वहां तक हम नहीं पहुंच सकते। तो कुछ चीजें अपन ऐसे भी पढ़ेंगे जिन चीजों का डायरेक्टली यूज नहीं होगा, उनका यूज कैसे होगा, इनडायरेक्टली होगा। इनडायरेक्टली होगा कि वो घुमा फिरा कर बाद में पता लगेगा, अभी तो नहीं लगेगा, शुरुआत शुरुआत में लगेगा यार ये क्या हो रहा है, लेकिन बाद में पता लगेगा अरे यार ये बात उस दिन मुझे बात समझ में आई थी और इसके कारण मुझे अब ये बाकी आगे आने वाली बातें जो आराम से समझ में आ रही है। तो जैसे अब इकोनॉमी की डेफिनेशन कहो, किसी पेपर के अंदर तुमसे पूछेगा नहीं कोई कि इकोनॉमी की डेफिनेशन क्या होती है, लेकिन फिर भी अपन पढ़ेंगे इकोनॉमी क्या होती है। तो एक सिंपल डेफिनेशन होती है इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब होता है आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन। सिंपल डेफिनेशन क्या है? आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। लेकिन अब प्रश्न आ जाता है वापस, आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन, ये आर्थिक गतिविधियां कौन सी गतिविधि होती है? गतिविधि तो समझ में आती है, आदमी कुछ काम करता है वो तो गतिविधि है। ये खेल कूद की गतिविधि होती है, सांस्कृतिक गतिविधियां होती है, धार्मिक गतिविधियां होती है। ये आर्थिक गतिविधियां कौन सी होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज किसको कहते हैं? तो आर्थिक गतिविधियों के अंदर तीन चीजें शामिल होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कितनी चीजें शामिल है? तीन। एक तो वस्तु और सेवा का उत्पादन, तो इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और ये आर्थिक गतिविधियां क्या होती है? आर्थिक गतिविधियों का होता है मतलब होता है वस्तु और सेवा का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वस्तु और सेवाओं का उत्पादन, उनका उपभोग, देयर कंजप्शन, और इसके लिए मौद्रिक लेन देन, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, मौद्रिक लेन देन, इसको क्या बोलते हैं अपन? आर्थिक गतिविधि। तो आर्थिक गतिविधियों में कितनी चीजें आ गई? तीन। क्या क्या आया? वस्तु और सेवा का उत्पादन, उनका उपभोग और मौद्रिक लेन देन। अब जैसे अगर सोचे कौन कौन सी गतिविधियां आर्थिक गतिविधि है, जैसे मान लो कि आप जो है वो अभी ब्रेक हुआ और ब्रेक के अंदर बाहर गए और आपने चाय की थड़ी पर गए और चाय वाले को कहा कि भाई साहब एक चाय बनाना। तो उसने क्या किया? चाय का उत्पादन, चाय क्या है? वस्तु, तो वस्तु का हुआ उत्पादन। आपने उस चाय को पिया मतलब हुआ उपभोग, और उसके लिए दिए पैसे, इसका मतलब मौद्रिक लेन देन। तो पैसे दे दिए मतलब मौद्रिक लेन देन, यानी गतिविधि कैसी हो गई? आर्थिक गतिविधि। वो एक्टिविटी कैसे करके आए हो आप? आर्थिक गतिविधि। अभी ये गतिविधि हो रही है, ये कैसी गतिविधि है? आर्थिक गतिविधि है। क्यों आर्थिक गतिविधि? क्योंकि इसमें हो रहा है उत्पादन। काय का उत्पादन हो रहा है? सेवा का। अब हम कोई वस्तु तो दे नहीं रहे हैं तुमको, क्या कर रहे हैं? सेवा, सेवा कर रहे हैं तुम्हारी, सेवा करेंगे, सेवा भावी लोग हैं हम, ठीक है, सेवा करेंगे तुम्हारी। और सेवा क्यों कर रहे हैं? फ्री में कर रहे हैं क्या? फ्री में नहीं कर रहे हैं। सेवा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुमने दिए हैं इसके पैसे। तो हम सेवा कर रहे हैं तो हम तो है सेवा के उत्पादक, और तुम हो सेवा के उपभोक्ता, तुम हो कंज्यूमर, और इसके लिए दिए हैं तुमने पैसे, यानी हुआ है मौद्रिक लेन देन। यानी ये गतिविधि कैसी हो गई? आर्थिक गतिविधि। इस एक्टिविटी को क्या नाम दिया जाएगा? आर्थिक गतिविधि। आर्थिक गतिविधि के अंदर क्या होता है? तो वस्तु और सेवा का उत्पादन, उपभोग और मौद्रिक, ये मौद्रिक लेन देन होना बहुत जरूरी है। अगर मौद्रिक लेन देन नहीं हो रहा तो फिर वो गतिविधि आर्थिक नहीं रह जाती है। मान लो कि कोई गाय है, वो आई और किसी जगह पर घास उग रखी है, घास उगी मतलब वस्तु का हुआ उत्पादन, गाय आई और खा गई मतलब हुआ उपभोग। आर्थिक गतिविधि है क्या ये?
नहीं, आर्थिक गतिविधि नहीं है। क्यों नहीं है? पैसे नहीं दिए गाय ने इसके। लेकिन अगर मान लो कि वो गाय जो है उसका जो मालिक होता, तो किसी एक आदमी की है, और वो जो गाय का मालिक है, और वो जो जहां पर घास उगी वो किसी का खेत है, और वो खेत वाले से ये कॉन्ट्रैक्ट कर ले कि साहब ये अभी बरसात का मौसम है और उस समय जो है वो गाय, ये आपके यहाँ पर चारा खूब, हरा चारा खूब रहेगा, तो हमारी ये जो गायें रहे, भैंसें हैं, ये आकर यहाँ पर चरेगी, और ये 3 महीने 4 महीने के लिए हम आपको इतने इतने पैसे दे देंगे। तो 4 महीने के आपने पैसे दे दिए, और अब वो गाय आकर वहां पर खा रही है। अब ये गतिविधि कैसी है? अब आर्थिक गतिविधि है। क्यों है आर्थिक गतिविधि? क्योंकि मौद्रिक लेन देन हुआ है, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन जो है हुआ। और अब हम जीवन के अंदर ऐसी खूब सारी गतिविधियां करते हैं जहां पर, जिनको क्या नाम देते हैं अपन? आर्थिक गतिविधि। जैसे और इकोनॉमिक एक्टिविटी के एग्जांपल बताओ दे, जो तुमने किए हो। आर्थिक गतिविधि जहां पर किसी वस्तु और सेवा का उत्पादन हुआ हो, उपभोग हुआ हो और पैसों का लेन देन हुआ हो। और क्या किया ऐसा? हाँ, कॉपी खरीदी। तो अगर आपने कॉपी खरीदी, नोट्स नोट्स खरीदे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कॉपी का उत्पादन हुआ, और वो उत्पादन से आप कर रहे हो उसका उपभोग, और उसके लिए दिए हैं तुमने पैसे। ठीक है। अब यहां पर क्या, वस्तु भी है और सेवा भी है। जो दुकानदार है वो तो सेवा दे रहा है, उसने उत्पादन नहीं किया है, उत्पादन तो किसी और ने किया है, लेकिन वो आप तक यहां पर लाके दे रहा है। जहां पर फैक्ट्री थी, फैक्ट्री से आप तक लाके दी, तो लाके दी इसका मतलब सेवा कर रहा है ना आपकी, तो इसका मतलब ये सेवा हुई। और वस्तु का हुआ उत्पादन, तो वस्तु का और सेवा का उत्पादन हुआ, इसके लिए तुमने क्या दिए हैं? पैसे। वस्तु के भी पैसे भी दिए हैं और सेवा के भी दिए हैं। वस्तु के तो किसको गए? जिसने उत्पादन किया। और सेवा का किसको गया? उस दुकानदार को, तो दुकानदार को चला गया। तुम पीजी में गए, तो पीजी के अंदर जो है तुमने कमरा लिया, तो कमरा क्या है? एक प्रकार का सर्विस, वो एक प्रकार की सर्विस है, और उस सर्विस के वो ले रहा है पैसे, और आप पैसे दे रहे हो, आप उसका उपभोग करोगे। यानी ये गतिविधि कैसी है? आर्थिक गतिविधि। तो आर्थिक गतिविधि समझ में आ गई। अब इन आर्थिक गतिविधियों का ही करना है अध्ययन, कि ये जो वस्तु और सेवा का उत्पादन हुआ, ये कैसे होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कैसे होता है, क्या क्या चीजें जो है चाहिए होती है जिनसे उत्पादन होता है, और इसी वस्तु और सेवा का ही उत्पादन क्यों हुआ, किसी और का क्यों नहीं हुआ। व्यक्ति जो ये कंजप्शन कर रहा है, उपभोग कर रहा है, उसने उसी वस्तु और सेवा का उपभोग क्यों किया, किसी और का क्यों नहीं किया। और ये जो मौद्रिक लेन देन हो रहा है, तो यानी कीमत निर्धारित हो रही है कि भाई इतने रुपए के अंदर इतनी वस्तु दी जाएगी, इतने रुपए में इतनी सेवा दी जाएगी। ये कीमत का निर्धारण कैसे होता है? क्या आर्बिट्रेरी रूप से कोई भी कुछ भी कीमत निर्धारित कर ले, या इसका भी कोई यूं तरीका होता है कि कीमत तक कैसे पहुंचा जाए? क्या इसका कोई तरीका है या नहीं है? या फिर इन सब चीजों को रेगुलेट करने के लिए, अब ये तो एक व्यक्ति गतिविधि कर रहा होगा, बहुत सारे लोग ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं। तो एक तो मान लो मैंने गतिविधि की, एक आपने गतिविधि, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो भारत देश में तो बहुत सारी गतिविधियां हो रही है। तो क्या इनको रेगुलेट करने के लिए, इनको नियमित करने के लिए क्या कोई तंत्र बना हुआ है कि नहीं बना हुआ? अब यही सब अध्ययन अपन को कहाँ करना पड़ता है? इकोनॉमी में। तो इसलिए अपन कहते हैं इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। लिख दो, देखें। हाँ हाँ, वस्तु विनिमय भी कह सकते हैं। आर्थिक गतिविधि आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र कहलाता है। स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन अर्थशास्त्र कहलाता है। स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन अर्थशास्त्र कहलाता है। स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन अर्थशास्त्र कहलाता है। स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। आर्थिक गतिविधियों में निम्नलिखित को शामिल किया जाता है। फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आर्थिक गतिविधि में निम्नलिखित को शामिल किया जाता है। फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आर्थिक गतिविधि में निम्नलिखित को शामिल किया जाता है। फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। निम्नलिखित को शामिल किया जाता है। पहला, वस्तु और सेवा का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वस्तु और सेवा का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उनका उपभोग, देयर कंजप्शन। उनका उपभोग, देयर कंजप्शन।
तथा मौद्रिक लेन देन एंड मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस, तथा मौद्रिक लेन देन एंड मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस, तथा मौद्रिक लेन देन एंड मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस, इसको क्या बोलते हैं अपन? इकोनॉमिक्स जो है वो कहा करते हैं, ये आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन है। अब ये इकोनॉमिक्स जो होती है वो दो प्रकार की होती है। बेसिकली देखा जाए तो इकोनॉमिक्स क्या है? दो प्रकार की। एक तो होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो और मैक्रो का मतलब क्या है? माइक्रो का मतलब तो छोटा, सूक्ष्म, और मैक्रो का मतलब बृहद, बड़ा। तो अगर आर्थिक गतिविधि का अध्ययन किसी एक व्यक्ति या एक संस्था के दृष्टिकोण से किया जाए तब तो उसको क्या बोलेंगे अपन? माइक्रो इकोनॉमिक्स। कि एक व्यक्ति के दृष्टिकोण से, एक व्यक्ति के दृष्टिकोण से मतलब कि इस आदमी ने यही वस्तु क्यों ली, इसके अलावा दूसरी क्यों नहीं ली, इस वस्तु का उत्पादन कैसे होता है, इस वस्तु की कीमत कैसे निर्धारित होती है। तो किसके दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं? एक व्यक्ति, एक व्यक्ति या किसी एक संस्था। संस्था, वस्तु सेवा का उत्पादन कौन करेगा? संस्था, कोई ना कोई संस्था करेगी। तो एक व्यक्ति या एक वस्तु एक संस्था के अगर उस दृष्टिकोण से अगर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं अपन? माइक्रो इकोनॉमिक्स। और अगर बहुत बड़े लेवल पर देखा जाए तो उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स कह देते हैं। बड़े लेवल में मतलब पूरे भारत के लेवल पर देख रहे हैं कि पूरे भारत की अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है। भारत के अंदर अब जैसे लेन देन हो रहा है, पैसों में लेन देन हो रहा है, तो ये पैसे कहाँ से आए, ये पैसे कौन जारी करेगा, इसके लिए कौन सी संस्था होगी, ये पैसे लोगों तक कैसे पहुंचेंगे, उसके बीच में कौन कौन से बैंक आएंगे, तो बैंक कैसे काम करेंगे, देश के अंदर शेयर मार्केट है वो कैसे काम करेगा, देश की सरकार है वो कैसे काम करेगी, वस्तुओं के अंदर एग्रीकल्चर की वस्तुओं उनका उत्पादन कैसे होगा, उनमें क्या समस्याएं आ रही है, औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन क्या होगा, उनमें क्या समस्याएं आ रही है, सेवाओं का उत्पादन कैसे होगा, उसमें क्या समस्याएं आ रही है, दूसरे देशों से हमारे आयात निर्यात हो रहे हैं वो कैसे होंगे। ये सब चीजें क्या है? एक व्यक्ति के दृष्टिकोण से नहीं हो रहा है, इसको पूरे देश के लेवल पर हम स्टडी कर रहे हैं। और पूरे देश के लेवल पर स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं अपन? मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी इकोनॉमिक्स कितने प्रकार का होता है? इकोनॉमिक्स के दो प्रकार होते हैं। एक तो कौन सा होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हमारा जो सिलेबस है, हम सिविल सेवा के दृष्टिकोण से, सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, और हमारा जो सिलेबस है वो मेनली किस पर कॉन्सेंट्रेट करता है? इस पर, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अपन को मेजरली क्या पढ़नी है? मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है। हालांकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट समझने के लिए अपन को थोड़ी बहुत चीजों की जरूरत पड़ती है माइक्रो। बहुत ज्यादा डिटेल में अपन को माइक्रो पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे अगर कोई, मान लो आप बीए कर रहे हो, एमए कर रहे हो, तब तो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ती है और मैक्रो भी पढ़नी पड़ेगी। लेकिन सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, आरएएस के, आईएएस के, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसके लिए ज्यादा अपना जो सिलेबस है वो किस पर कॉन्सेंट्रेट करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स पे कॉन्सेंट्रेट करता है। हालांकि इसको समझने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट कहां से आएंगे? माइक्रो से। तो इसको अपन थोड़ा बहुत पढ़ेंगे और इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। इसको डिटेल में पढ़ेंगे और इसको थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। देखो, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र दो प्रकार का होता है। इकोनॉमिक्स इज ऑफ टू टाइप्स। अर्थशास्त्र दो प्रकार का होता है। पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन, व्हेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर स्टडीड, जब आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन, व्हेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर स्टडीड, जब आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किसी एक व्यक्ति या संस्था के दृष्टिकोण से किया जाता है, व्हेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर स्टडीड फ्रॉम वन पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जब आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किसी एक व्यक्ति या संस्था के दृष्टिकोण से किया जाता है, व्हेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर स्टडीड फ्रॉम वन पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू,